हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म को। डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म किस लिए ज़रूरी होता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज़्म है वो एक्यूरेटली वर्क नहीं कर रहा होता है, उस कंडीशन में जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए डीएनए रिपेयरिंग की जो मैकेनिज़्म है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ एक्सीडेंटल लीजन्स भी फॉर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, तो उनको रिमूव करने के लिए डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म का यूज़ किया जाता है। और ये जो मैकेनिज़्म है ये कॉन्टिन्यूअली डीएनए में चलती रहती है, ताकि किसी भी स्टेज पर जब डीएनए में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें कोई भी तरीके का डिफेक्ट ना शो हो। और ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और एक्यूरेट होता है कि यहाँ पर जो एरर की जो रीडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा लेस होती है। स्पॉन्टेनियस चेंजेस डीएनए में सबसे ज़्यादा टेम्पररी होते हैं, क्योंकि इसमें जो सेट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म बोलते हैं। ज़्यादातर सेल्स के अंदर 4 तरीके के डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट रिपेयर बोलते हैं, एक्सीजन रिपेयर बोलते हैं, मिसमैच रिपेयर और रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होती है। हर सेल के अंदर यही 4 तरीके की डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होती है, जो कि हेल्प करती है डीएनए को उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। तो चलिए आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इन्हीं चारों मैकेनिज़म्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज़्म क्या होता है? डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज़्म एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करता है और हर न्यूक्लियोटाइड को उनके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पर पूरा डीएनए का जो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें एक एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जाकर के वहाँ पर अगर कोई भी नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड अगर नहीं प्रेजेंट है, उसके जगह पर कोई डैमेज न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कर देता है और ओरिजिनल स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है कि जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डायरेक्टली रिपेयर हो रहे हैं। जब यूवी रेडिएशंस की वजह से कोई भी डीएनए के अंदर चेंजेस हो जाते हैं या म्यूटेशंस होते हैं, उन डैमेजेस को रिमूव करना या रिपेयर करने का काम डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज़्म के थ्रू होता है, जिसमें थायमीन डाइमर्स लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम के थ्रू रिपेयर मैकेनिज़्म को यूज़ करके डीएनए को रिपेयर करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज़्म बोलते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज़्म ताकि परफेक्टली परफॉर्म किया जा सके, उसके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको डीएनए फोटोलाइएज एंजाइम बोलते हैं। और फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज़्म बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती है, ज़्यादातर हर स्पीशीज़ के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ये यूनिवर्सल टाइप ऑफ रिपेयर मैकेनिज़्म नहीं है। इसके अलावा दूसरे भी तरीके के डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज़्म देखने को मिलते हैं। जो मैंने अभी डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज़्म का जो यूवी रेडिएशन के थ्रू होने वाला म्यूटेशंस है उसके अंदर देखने को मिलता है, जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड का डाइमर फॉर्म में फॉर्मेशन होता है, उनको वो रिमूव कर देता है विद हेल्प ऑफ फोटोलाइएज एंजाइम, जिसपे लाइट के साथ एक्ट करता है और लाइट की वेवलेंथ अराउंड 300 to 600 नैनोमीटर होती है। अब जाकर के ये डाइमर रिपेयर हो जाता है। वहाँ पर जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड था उसके जगह एक डाइमर फॉर्म करके डैमेज न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया जाता है, और इस तरीके से फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर मैकेनिज़्म परफॉर्म की जाती है, जिसके वजह से 2 डैमेज थायमीन न्यूक्लियोटाइड डाइमर्स को रिमूव कर दिया जाता है। अब जो दूसरी मैकेनिज़्म है जिसको हम एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज़्म बोलते हैं, उसमें बेसिकली ये होता है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक पूरा सेगमेंट होता है जिसमें कुछ डैमेज साइट भी मौजूद होती है, उनको रीसिंथेसाइज करके ताकि उसमें जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसके वजह से एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म परफॉर्म होती है।
ये पूरा जो एक्सीजन रिपेयर का पाथवे है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो बेस एक्सीजन रिपेयर है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म है। एक एक करके इन दोनों मैकेनिज्म को समझते हैं। बेस एक्सीजन रिपेयर में बेसिकली एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड बेस को रिमूव किया जाता है जिसमें माइनर डैमेज यानी कि एल्काइलेशन या डीएमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म की जाती है जो कि म्यूटाजेनिक एजेंट्स की वजह से कॉज होता है। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इस पूरी रिपेयर प्रोसेस को इनिशिएट करता है यानी स्टार्ट करता है और डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव नहीं करता है, उसके जगह पर यहाँ पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव किया जाता है जिसकी वजह से बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म परफॉर्म की जाती है। जैसे ही वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को रिमूव कर देता है उसकी वजह से ए प्यूरिनिक साइट्स और ए पिरिमिडिनिक साइट फॉर्म होती है उस न्यूक्लियोटाइड बेस की जगह पर और दोनों को ही एपी साइट्स बोला जाता है। हर सेल के अंदर एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मौजूद होता है जो कि उन साइट्स पर अटैक करता है जहां पर स्पॉन्टेनियस लॉस हो जाता है प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस का। ए प्यूरिनिक और ए पिरिमिडिनिक बेसिस जो है उनको रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं उनको एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोला जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन रिएक्शन फ्रीक्वेंटली फॉर्म होता रहता है जिसकी वजह से जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड बेस है उनका पूरा एक चेन ऑफ सीक्वेंस को रिमूव कर दिया जाता है और रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू उनको रीसिंथेसाइज करके वहाँ पर जो बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू जो ओरिजिनल बेसेस हैं उनको फॉर्म कर दिया जाता है। दूसरा जो मैकेनिज्म है उसको हम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म बोलते हैं। ये बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म की तरह ही होता है बट बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशियली डैमेज एरियाज डीएनए के होते हैं जहाँ पर ये परफॉर्म होता है यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। यूवीआर सिस्टम एक तरीके का एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो कि इसका बेस्ट स्टडीड एग्जांपल है अभी तक का न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का। की एंजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 सबयूनिट्स व्हिच इज नोन एज द एबीसी एक्सी न्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम यहाँ पर एक की रोल प्ले करता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में जिसके प्रोडक्ट होते हैं यूवीआरए, यूवीआरबी और यूवीआरसी जीन्स। इसके अलावा यूवीआरडी जीन भी प्रेजेंट होता है एबीसी एक्सी न्यूक्लियस एंजाइम के अलावा। यूवीआरडी जो जीन होता है वो हेलिकेज एंजाइम की तरह रोल प्ले करता है जो कि हेल्प करता है डीएनए के अनबाइंडिंग में और सिंगल स्ट्रैंड को रिलीज करता है ताकि 2 कट्स लगाए जाते हैं उस डीएनए में वहाँ पर उन डीएनए को अनवाइंड करते समय रिलीज कर देता है। सेरोडर्मा पिगमेंटोसम और कॉकेन सिंड्रोम नाम की जो जेनेटिक डिजीज है ये एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू इनहेरिट होती है। इन दोनों डिजीज का जो कारण है वो जेनेटिक डिफेक्ट है जो कि न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू ठीक किया जा सकता है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म 2 तरीके से परफॉर्म होता है। एक तो इसमें ग्लोबल जीनोम न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म परफॉर्म होती है और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म होती है। दोनों में लगभग सारे स्टेप्स सेम होते हैं, बस इसमें जो ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम का जो प्रोटीन है और वहाँ पर जो आपका कॉकेन सिंड्रोम का जो प्रोटीन है उन दोनों में पीसीएनए का रोल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिससे आरएफसी प्रोटीन और पीसीएनए प्रोटीन आकर के रेप्लिकेटिंग एंजाइम से बाइंड कर दिया जाता है और फिर लाइगेज एंजाइम की मदद से उन दोनों को अटैच कर दिया जाता है डीएनए के ऊपर जो कि रिपेयर मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। अब मिसमैच रिपेयर की हम बात करें तो उसमें मिसमैच रिपेयर में बेसिकली जो रिपेयर मैकेनिज्म सिस्टम है वो डीएनए के अंदर कुछ मिसमैचेस हो जाते हैं यानी कि जो उसका ओरिजिनल बेस है उसके जगह पर दूसरा बेस आकर के अटैच हो जाता है जिसके वजह से मिसमैच फॉर्मेशन होता है बेसिस का। उसका जो रिमूवल है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान किया जाता है उसको मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म बोला जाता है। मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म में जो एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं पहले तो मिसमैच बेस पेयर को आइडेंटिफाई करना, फिर उसमें से जो इनकरेक्ट बेस है उसको आइडेंटिफाई करना और उस इनकरेक्ट बेस को रिमूव करके रिपेयर मैकेनिज्म को परफॉर्म करना।
ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर लॉन्ग पैच सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जिसमें 3 म्यूट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं पूरे मिसमैच रिपेयर सिस्टम में, जिसमें म्यूट जीन्स 3 मेजर म्यूट जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इस म्यूट प्रोटीन को परफॉर्म करने के लिए, जो कि आगे चल करके लॉन्ग पैच सिस्टम में मिसमैच रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट करता है और मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट होकर के डिसऑर्गेनाइज्ड मिसमैच बेसेस हैं उनको रिमूव कर देता है। वो जो जीन्स है उनका नाम है म्यूट एच, म्यूट एल और म्यूट एस। तो ये 3 मेन जीन्स है जो कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और ये दो जो प्रोसेस है ये लॉन्ग पैच सिस्टम और शॉर्ट पैच सिस्टम 2 फॉर्मेशन में परफॉर्म की जाती है, जो कि यहाँ इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। जो भी मैंने अभी आपको बताया वो चीज़ें यहाँ पर डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाई गई हैं। रिकॉम्बिनेशनल जो रिपेयर सिस्टम मैकेनिज्म का है उसमें होमोलॉगस सिंगल स्ट्रैंड है, यानी कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसमें जो उसका होमोलॉगस जो दूसरा स्ट्रैंड है जो कि डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, उन दोनों के बीच में अगर कोई गैप रह जाता है, यानी कि वहाँ पर कोई एक न्यूक्लियोटाइड परफेक्टली फिट नहीं हो पा रहा है और वहाँ पर एक गैप रह जाता है ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस, तो उसमें उस गैप को फिल करने की प्रोसेस को ही रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर मैकेनिज्म बोला जाता है। और ये पूरा रेप्लिकेशन मैकेनिज्म जब परफॉर्म हो जाता है उसके बाद ये रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर मैकेनिज्म परफॉर्म की जाती है। इस वजह से इसको पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर मेथड बोला जाता है, क्योंकि ये रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो रेप्लिकेशन के बाद होती है। जो पहले की 3 प्रोसेसेस मैंने आपको बताई, चाहे वो डायरेक्ट रिपेयर हो या न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर हो, बेस एक्सीजन रिपेयर हो, मिसमैच रिपेयर हो, वो सारे ही आपके रेप्लिकेशन जब प्रोसेस चल रही होती है उसके साथ ही पैरेलली वर्क करते हैं। बट रेप्लिकेशन के बाद जो रिपेयर मैकेनिज्म परफॉर्म की जाती है, एक लास्ट स्टेज होता है चेकिंग का कि कोई भी इनकरेक्ट बेस तो नहीं आ गया या फिर कोई बेसेस वहाँ पर मिसिंग है, तो उनको चेक करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है उसको रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर मैकेनिज्म बोला जाता है। और इसमें जो क्लीवेज फॉर्म होता है इस पूरी रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू, उस क्लीवेज को हॉलिडे जंक्शन बोलते हैं, जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क को रिस्टोर कर देती है। यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में बेसिकली रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर सिस्टम मैकेनिज्म का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है कि कैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेल ब्रेक होती है, जिसमें 5 प्राइम एंड डिटेक्ट करके डाइजेस्ट किया जाता है। स्ट्रैंड इन्वेजन होता है जिसमें 3 प्राइम एंड इन्वेड करता है होमोलॉगस रीजन में सिस्टर क्रोमैटिड के, जो कि आगे चल करके डी लूप का एक्सटेंशन करता है और वहाँ पर जो गैप था उसकी फिलिंग करता है, और उस गैप को फिल करने के बाद वहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से उस डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है। और आगे चल करके आफ्टर द रेप्लिकेशन ये सारी प्रोसेस होती है, जिसके वजह से आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म परफॉर्म की जाती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके साथ शेयर करना था। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आगे जो भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट है आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।